ओके मालिक, सो गुड इवनिंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। ओके, और ये पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो है डिजिटल ऑडिट के लिए। तो डिजिटल ऑडिट अगेन अ न्यू चैप्टर बेसिकली इंट्रोड्यूस एंड मोर प्रिसाइजली इट इज आल्सो इंक्लूडिंग सम ईआईएस फीचर्स एंड अदर एलिमेंट। तो देख लेते हैं सर डिजिटल ऑडिट में क्या क्या कवर करना है सीए फाइनल ऑडिट के हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट, ओके, इट इज अबाउट सीए फाइनल ऑडिट है। सीए फाइनल ऑडिट में डिजिटल ऑडिट का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, ये मैंने वॉल्यूम 1C में कवर किया हुआ, वॉल्यूम 1C के हिसाब से आप देख सकते हो। तो सर सबसे पहले इसमें आप देखोगे तो बेसिक्स है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट, तीसरा है साइबर रिस्क, चौथा है डेटा एनालिटिक्स और पांचवा आपके लिए आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड नेक्स्ट जन ऑडिट। नेक्स्ट जन ऑडिट जब मैं बोलता हूं तो नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। अब बेसिक्स में मैंने दो पार्ट कवर किए हुए हैं। सबसे पहला है डिजिटल ऑडिट और दूसरा है ऑडिटिंग डिजिटली। दोनों में फर्क क्या होता है? डिजिटल ऑडिट मतलब क्लाइंट सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, क्लाइंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हम उसके टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डिजिटल ऑडिट। और ऑडिटिंग डिजिटली इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब मैंने अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर यूज किया ऑडिट करते वक्त। दीज आर द टू डिफरेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड। अगर अपन डिजिटल ऑडिट की बात करें तो इसके अंदर अपन देखेंगे 4 क्वेश्चन अपने सिलेबस में है। सर 4 क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फीचर्स है, दूसरा है एडवांटेज, तीसरा है कंसिडरेशन, चौथा है एरिया। और ऑडिटिंग डिजिटली में आपके पास है फीचर और कंसिडरेशन। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी होगी, जब मैं ऑडिटिंग डिजिटली की बात करूंगा तो आपके लिए फीचर जो होगा वो एडवांटेज माना जाएगा, यानी फीचर्स और एडवांटेज यहां पर सेम होंगे। यानी टेक्निकली आप जब ये पढ़ोगे तो फीचर्स एंड एडवांटेज विल बी सेम एंड दूसरा पॉइंट कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस विल बी सेम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट बेसिक पॉइंट जहां पर अपन बात करते हैं डिजिटल ऑडिट की बात करते हैं। सबसे पहले डिजिटल ऑडिट में क्या क्या कवर है सर? सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सर। क्वालिटी ऑफ ओपिनियन तोड़ इंप्रूव हो जाता है, टाइम एंड कॉस्ट बच जाती है, प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मुझे मिलता है सर। और ये डिजिटल ऑडिट मेरे लिए फ्यूचर डिजिटल स्ट्रेटजी के लिए काम आती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ऑडिट को इन्फॉर्म डिसीजन करने के लिए मिलता है। तो मालिक आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ऑल एलिमेंट। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। जब मैं की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट बोलूंगा और की बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ऑडिट बोलूंगा, ये दोनों आंसर अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन ऑडिटिंग डिजिटली के लिए दोनों आंसर सिमिलर होंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। सर एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट में क्या क्या कवर होगा? तो सर 5 एडवांटेज आप याद रखिए और यही चीज एडवांटेज अपन जब ऑडिटिंग डिजिटली में देखेंगे यहां पर आपको समानताएं मिलेगी। सर क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी रहेगा, ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट कम होगा, एनालिसिस फटाफट होगा एंड रिस्क असेसमेंट तोड़ होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको ऑडिटिंग डिजिटली का कॉन्सेप्ट, यानी एक क्वेश्चन पूछता हूं डिजिटल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, तो ये 5 है। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, ऑडिट क्वालिटी, कॉस्ट कम हो गई, एनालिटिक्स बेटर मिलेंगे एंड रिस्क असेसमेंट तोड़ होगा। लेकिन अगर सवाल पूछता हूं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, तो आप याद रखना इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ये तोड़, ये और ये 3 आपको सिमिलर मिलेंगे जो मैं आपको आगे के लेके जाता हूं। देखो आप फीचर्स और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट आपको सेम मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंप्रूव होता है एंड रिस्क असेसमेंट सही होता है। लेकिन इसमें 3 पॉइंट और अलग हो जाते हैं। तो व्हाट आर द फीचर्स और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, तो उसके लिए 6 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ ऑडिट है, सेकंड इंप्रूव्ड इफेक्टिवनेस है, तीसरा एफिशिएंसी है, तीसरा पॉइंट है बेटर रिस्क असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट है ऑटोमेशन हो गया, उसकी वजह से इजी हो गया है, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो गई एंड मेरी ट्रांसपेरेंसी तोड़ हो गई है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो सर अच्छा वापस एक बार रिपीट कर दूं, डिजिटल ऑडिट मतलब मेरे क्लाइंट के पास टेक्नोलॉजी है और उसको यूज कर रहा हूं। ऑडिटिंग डिजिटली इसका मतलब मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं क्लाइंट का ऑडिट करते वक्त। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन टेक्निकली दोनों में आपको सिमिलर पॉइंट मिल जा रही है। ये कवर करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस। सर ये कंसिडरेशन चैलेंजेस स्क्रीन पे दिख रहा है, ये किसके है? ये डिजिटल ऑडिट के है, यानी क्लाइंट ने सिस्टम डाले हुए हैं और मैं उस सिस्टम पर रिलाई कर रहा हूं। उसके लिए कंसिडरेशन या चैलेंजेस क्या है क्लाइंट के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। सर बिजनेस को बेनिफिट्स क्या है ये देखना पड़ेगा। पीपल फर्स्ट पहले ये ध्यान में रखता है मैनेजमेंट, क्योंकि यार रेजिस्टेंट टू चेंज आने वाला है मैनेजमेंट के एंगल से, तो उसके लिए पीपल फर्स्ट रहेगा। उसके इसमें टारगेट राइट प्रोसेस कौन से सही है वो देखने पड़ेंगे। ऑटोमेशन इज नॉट अ स्टैंड अलोन, यहां पर ब्रॉडर स्ट्रेटजी पे ध्यान देना होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंश्योर प्रोसेस वर्क्स, यानी मैनेजमेंट अपने को ये देखना होगा कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट डाले वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी व्हिच इज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये ध्यान में रखना होगा कंसिडरेशन के लिए। एंड एक और एक दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार रीड मार के इग्नोर कर सकते हो। एरियाज ऑफ फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सर कितने फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एरियाज है? सर कौन सी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, एंटिटी ने कौन से सिस्टम में चेंजेस किए हुए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी नई वाली लाई है, एंड कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट आया और ऑर्गेनाइजेशन उसको रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसको मैनेज कैसे कर रहा है। ये आपको एरियाज ऑफ फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक एडिशनल आंसर है, ये डिजिटल ऑडिट के ऊपर 4 सवाल आपके कवर हो जाते हैं। तो 4 सवाल डिजिटल ऑडिट पे क्या क्या है? फीचर हो गया, एडवांटेज हो गया, कंसिडरेशन हो गया, एरिया हो गया। ये 4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद जाते हैं ऑडिटिंग डिजिटली में, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, जो बेनिफिट्स है या फीचर्स है। बेनिफिट्स बोलो या फीचर्स बोलो, आपको मैंने ऑल टुगेदर ये बोल दिया कि आपका सिमिलर रहेगा। पहले 3 पॉइंट आपको सेम ध्यान में रखने हैं और नेक्स्ट 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इजी है, डिपेंडेंसी कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो गई। इसके बाद है सर कंसिडरेशन क्या है ऑडिटिंग डिजिटली में। कंसिडरेशन मेरे पास क्या क्या है सर? 4 चीजें। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर, अच्छा
ऑडिटिंग डिजिटली मतलब क्या है, मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, कौन यूज कर रहा है, ऑडिटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है कौन से प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूं, सेकंड पॉइंट कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे इसमें मदद करेगी, तीसरा कौन से स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा मेरे को और मेरी टीम को ताकि वो टेक्नोलॉजी यूज कर सके। तो तीन चीजें आप ध्यान में रखिए, पहला पॉइंट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, सेकंड कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे मदद मिल सकती है, तीसरा वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए मेरे को कितना स्किल अप बनाना पड़ेगा, स्किल अप मतलब ओके कितना स्किल देना पड़ेगा, कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एंड कौन से ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जिसके अंदर चार कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हुए। पहला पॉइंट है मैक्रो एंड स्क्रिप्ट्स करके कॉन्सेप्ट है, बीपी है, आरपी है एंड आईपी है। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपी, आरपी एंड आईपी है? बीपी है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपी है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड आईपी है दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन। इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब खुद इनिशिएटिव लेके सोचेगा, आरपीए ये इंटीग्रेट करता है और बीपीए ये इंटीग्रेट नहीं करता है, ऑटोमेशन करता है प्रोसेस को। ये बेसिक डिफरेंस इसके अंदर है। मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स ये आपको एक्सेल शीट के अंदर कवर हो जाता है। यहां पर आपका पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक्स वाला पॉइंट। इसके बाद क्या सर हम 315 करते हैं ऑडिट में? आंसर इज यस। 315 इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी बोलते हैं कि अगर आप ऑडिटिंग डिजिटली कर रहे हो या डिजिटल ऑडिट कर रहे हो तो आपको यहां पर इसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। सर किसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा? मैनेजमेंट ने जो टेक्नोलॉजी डाली हुई है, मैनेजमेंट ने जो सिस्टम डाले हुए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है इसकी अंडरस्टैंडिंग करिए। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करिए तो आपको समझेगा रिस्क क्या है। तो सर इसके अंदर सवाल कितने हैं? सवाल 6 है। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टेप्स क्या है? ये 5 स्टेप्स है, ये 5 एक बार पढ़ के खत्म हो जाएगा आपका। सर स्टेप्स क्या है? अंडरस्टैंड करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, एसेस करिए, बात खत्म है। आईटी एनवायरनमेंट को समझने के लिए मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आईटी एनवायरनमेंट क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से कंट्रोल्स इधर काम कर रहे हैं और मुझे एसेस करने पड़ेंगे ये कंट्रोल कैसे रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं। ये 3 चीजें, 3 स्टेप्स खत्म हो जाता है, स्टेप्स वाला खत्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? ओके, इंक्लूड क्या मतलब रिस्क असेस करते वक्त मेरे को क्या क्या ध्यान में रखना होगा, कौन से रिस्क असेस करते वक्त कौन से कंसिडरेशन ध्यान में रखने पड़ेंगे, फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, कौन से एरियाज में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और इस एरियाज के अंदर भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है कि सिंपल होता है। सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ये भी एरियाज के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद आता है रिस्क क्या है आईटी के एनवायरनमेंट में। ये सबसे आसान सा आंसर है, अगर आपको याद होगा 8 पॉइंट तैयार किए थे। अनऑथराइज्ड एक्सेस वाले 2 पॉइंट है, चेंज वाले 2 पॉइंट है, क्राइटेरिया वैसे दिए हुए हैं। ओके, डेटा उड़ने के पॉइंट है, डेटा सिक्योरिटी के 2 पॉइंट है एंड लास्ट 2 पंचायती वाले पॉइंट है। उसके बाद है क्या आईटी की डिपेंडेंसी ऑर्गेनाइजेशन पे होती है? आंसर इज यस। पर ऑर्गेनाइजेशन एक आईटी पे निर्भर क्यों होता है, किस कारण से होता है, कितने एरियाज है डिपेंडेंसी के? 5 एरियाज आपको याद रखने हैं। और इसको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं ये डिपेंडेंसी ऑफ आईटी के लिए? तो इसको दिया जाता है आईटी जनरल कंट्रोल्स। आईटी जनरल कंट्रोल्स में इन लोगों ने 3 एरिया कवर किए हुए, 3 सेपरेट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट करना जरूरी है। सर अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट नहीं किया तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? आपको रिस्क एसेस नहीं होगा और आप रिलाई करोगे और रिलाई करके आउटकम कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग पे चालू करते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट है, अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 315 के हिसाब से मुझे 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा एंटिटी आईटी कैसे यूज करती है। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन से कंट्रोल्स है जो यूज किए जाते हैं। और उसके बाद एसेस करना होगा कि आईटी एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा होगा उतना असेसमेंट एकदम खतरनाक होगा, उतना आपको रिस्क एसेस ज्यादा होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है सर ऑडिटर या अंडरस्टैंडिंग करते वक्त। सर कौन सी अंडरस्टैंडिंग? आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग करते वक्त। आप देख रहे हो आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग करते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखेगा, यानी व्हाट ही विल शैल इंक्लूड। अगर आपको याद होगा ये फैक्टर्स के क्वेश्चन है, कौन से फैक्टर्स वो ध्यान में रखेगा। सर कौन से फैक्टर्स में ध्यान रखेगा? एकदम इजी है। आईटी का एनवायरनमेंट समझना है यार। सबसे पहले क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उनके पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, उनका इंटीग्रेशन कितना होगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन 402 वाला, एंड लास्ट पॉइंट इनके पास रिस्क एंड कंट्रोल क्या क्या है। मैं वापस बोल रहा हूं, ओके ये अंडरस्टैंड करते वक्त सर क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आईटी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इस अंडरस्टैंड करते वक्त क्या क्या एरिया वो ध्यान में रखेगा। सर पहला पॉइंट एप्लीकेशन कौन सा है, आईटी इंफ्रा कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, पॉलिसी प्रोसीजर कौन सा है, इंटीग्रेशन कैसा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, रिस्क एंड कंट्रोल कैसा है। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर, इंफ्रा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसी प्रोसीजर, लॉजिक ऐसे रखियो। सबसे पहले सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर किसके ऊपर होगा, इंफ्रा के ऊपर होगा। इंफ्रा चलाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर जो आया होगा उसका कुछ पॉलिसी प्रोसीजर तो होगा, पॉलिसी प्रोसीजर के बाद सब इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट करने के लिए कोई बाहर वाला सपोर्ट करेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या हो सकता है, रिस्क एंड कंट्रोल। सर इसके साथ में और एक पॉइंट हुआ है, अगर मुझे आईटी एनवायरनमेंट समझना है तो उसके लिए कुछ एरिया समझने पड़ेंगे, बिना एरियाज के मैं ये समझ नहीं पाऊंगा। तो कौन से एरियाज है मेरे लिए? 5 एरियाज है। सबसे पहला ये ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होता है। ओके, इसको याद रखने का एक तरीका, सिंपल तरीका है। पहला पॉइंट याद रखिए ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होता है, कौन से सिस्टम से क्या, सिस्टम से किधर जा रहा है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर सिग्निफिकेंट सिस्टम कौन से है, मैनुअल है या ऑटोमेटेड है। यानी सबसे पहले क्या देखो, एक ट्रांजैक्शन चालू हुआ, कहां से कहां जा रहा है, उसमें सिग्निफिकेंट वाला कौन सा है, उसमें मैनुअल या ऑटोमेटेड है। और मैनुअल ऑटोमेट समझ में आ गया तो उसमें जो ऑटोमेट है उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है और वो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स कितनी है ये समझिए। 5 चीजें एकदम थोड़ी सी है। व्हाट आर द 5 एरियाज टू डू और की एरियाज टू फोकस
फोकस ऑन व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट। तो आईटी एनवायरनमेंट के ऊपर आप देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग पे क्या क्या क्वेश्चन है। पहला अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट में तू क्या करेगा, 3 स्टेप करेगा। उसके बाद अंडरस्टैंड करते वक्त कितने फैक्टर ध्यान में रखेगा, ये फैक्टर ध्यान में रखेगा। अंडरस्टैंड करते वक्त कितने एरिया ध्यान में रखेगा, ये 5 एरिया ध्यान में रखेगा। 5 एरिया याद रखना। पहला फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें सिग्निफिकेंस कौन सा है, सिग्निफिकेंस में मैनुअल है ऑटोमेटेड है, जो ऑटोमेटेड है उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है और टेक्नोलॉजी कितनी कॉम्प्लेक्स है। आत्मा क्लियर है। ये 5 फैक्टर्स होंगे, 5 फैक्टर्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी है। सर कॉम्प्लेक्सिटी समझते वक्त फैक्टर्स क्या ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, अब मैं बोल रहा हूं देखो, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होगा, सिस्टम जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जितना ऑटोमेशन होगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी होगा समझने के लिए। तो भाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या है, कितना आप उस पर रिलाय कर रहे हो, कितना कस्टमाइजेशन कर रहे हो, बिजनेस मॉडल क्या है आपको चाहिए, उसके बाद क्या उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रहे हो और इंप्लीमेंट करते वक्त क्या दिक्कत है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंप्लीमेंट है। तो भाई साहब 6 फैक्टर्स है। सर 6 फैक्टर्स काय के लिए चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम समझने के लिए। तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है ये समझने के लिए कितने फैक्टर्स है, 6। पहला पॉइंट लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या है, सेकंड कितना रिलाय कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट कितना कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, क्या बिजनेस मॉडल है, नेक्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या है, एंड लास्ट पॉइंट इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर कि एरिया का कांसेप्ट समझने के बाद आपके लिए रिस्क है, यानी भाई साहब ये अंडरस्टैंड करते हो कि समझना है सर आईटी यूज किया जा रहा है तो उसमें रिस्क क्या है। तो 2-2-2 की जोड़ियां बनाई अगर आपको याद है तो। एक्सेस पहला पॉइंट है, अनदर एक्सेस हुआ, दूसरा एक्सेस एक्सेस में है, यानी भाई साहब आपको जितना एक्सेस चाहिए उससे ज्यादा एक्सेस मिल गया है, अनदर एक्सेस है। ये तो रिस्क है ना मेरे लिए। चेंज करने या किसी ने चेंज कर दिया, जो पूछे बिना चेंज कर दिया, अनदर चेंज हो गया। और एक है जो चेंज करना था किया नहीं, दैट इज कॉल्ड फेलियर टू अपडेट है। मालिक भारत माता की जय। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा लॉस हो गया, सिस्टम डाउन टाइम हो गया। नेक्स्ट 2 पॉइंट डाउन, डेटा उड़ गया। एंड लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन कंपैटिबिलिटी इशू आ सकते हैं आपको, एंड लास्ट पॉइंट कंप्लायंस इशू आ सकते हैं। तो 8 पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहले अनदर एक्सेस होता है, एक्सेस एक्सेस में होता है, अनदर चेंज होता है, फेलियर टू चेंज अपडेट करना, अपडेट मतलब चेंज करना रह गया, डेटा लॉस हो सकता है, सिस्टम डाउन हो सकता है, इंटीग्रेशन कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है और कंप्लायंस के इशू आते हैं। आत्मा क्लियर है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपका अगला सवाल होता है 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी। ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिपेंडेंट होती है आईटी पे, आपको यह बताना है। सर 5 एरियाज कौन से 5 प्रकार कौन से जिसमें मैं डिपेंडेंट हूं। सबसे पहला मैं कंट्रोल पे डिपेंडेंट होता हूं। एग्जांपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे इनबिल्ट कंट्रोल है। एग्जांपल आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो आप नाम डालते हो, नाम में अमित आत्रे 57 डालते हो, क्या एक्सेप्ट करता है, आंसर इज नो। इसका मतलब ये कौन से कंट्रोल, मतलब आपने सॉफ्टवेयर पे क्यों रिलाई किया, ताकि सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा। ओके तो कंट्रोल के लिए रिलाई करते हो। क्या सॉफ्टवेयर मुझे रिपोर्ट देता है, आंसर इज यस। अगर मैं टैली को बोलता हूं मुझे पीएनएल बैलेंस शीट की रिपोर्ट दे दे, क्या टैली रिपोर्ट देती है, आंसर इज यस। ओके तो मैं रिलाई कर रहा हूं डिपेंडेंसी ऑन आईटी रिपोर्ट के लिए। तीसरा मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आज के डेट में सॉफ्टवेयर खुद अपने आप करता है। मैंने एसएलएम बता दिया, सॉफ्टवेयर अपने आप ही एसएलएम कैलकुलेशन कर देगा, तो कैलकुलेशन करता है। चौथा सिनेरियो एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अरे भाई ये मेकर है, ये चेकर है, तो मेकर को चेकर के राइट्स नहीं होने चाहिए, चेकर को मेकर के राइट नहीं होने चाहिए। ये काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। यानी मैं किसके रिलाई कर रहा हूं, सिक्योरिटी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करने के लिए मैं उस पर रिलाई करता हूं फॉर इंटरफेस। तो 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी है। सर कौन सी डिपेंडेंसी, आईटी डिपेंडेंसी, कौन सी डिपेंडेंसी, आईटी डिपेंडेंसी। ये कौन डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है। सर 5 प्रकार की डिपेंडेंसी बताइए, तो 5 प्रकार की डिपेंडेंसी है, कंट्रोल, रिपोर्ट, कैलकुलेशन, सिक्योरिटी, इंटरफेस। बात खत्म, भारत माता की जय। सर इस डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इस डिपेंडेंसी को बचाने के लिए रिस्पॉन्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं हम आईटीजीसी डालते हैं। सर आईटीजीसी का मतलब होता है इंटरनल आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल डालते वक्त आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एबीसी, मैंने आपको क्लास में बताया था एबीसी का कांसेप्ट है, पर बी को डी माना गया है, ये लॉजिक है, पर मैंने एबीसी का कांसेप्ट याद रखने के लिए बोला है। ए मतलब एक्सेस, बी मतलब बैकअप, सी मतलब चेंज। एक्सेस, बैकअप, चेंज, ये 3 आईटी जनरल कंट्रोल याद रखिए। एक्सेस, बैकअप, चेंज, बस बैकअप को याद रखिए। डेटा सेंटर याद रखिए, वर्ड क्या याद रखिए, डेटा सेंटर। तो आपका 3 एरियाज कौन से है। तो मेरा क्वेश्चन है आईटी जनरल कंट्रोल कितने एरिया में डाला गया है, 3 एरिया। सर कौन से, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल मतलब डेटा सेंटर कंट्रोल, एंड तीसरा कंट्रोल है चेंज कंट्रोल। तो पहले बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल। इसके अपने अपने पॉइंट्स अगर आपको याद होगा, मतलब आपको क्लास में मैंने बताया था तीनों अपनी अपनी औकात में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बताया जा सकता है आईटी जनरल कंट्रोल समझाइए और एक्सेस कंट्रोल में समझाइए, या आईटी जनरल कंट्रोल समझाइए बैकअप डेटा सेंटर में बताइए, आईटी जनरल कंट्रोल समझाइए या चेंज कंट्रोल समझाइए। ओके दिस ऑल 3 विल बी हैविंग ए डिफरेंट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस का। तो सर एप्लीकेशन पे कंट्रोल है कि नहीं, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन पे कंट्रोल है मतलब सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी एग्जांपल कोई नया एम्प्लॉय आया है, वो अप्लाई करता है कि मुझे एक्सेस चाहिए, तो एक्सेस डिफाइन किया है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट, उसके टर्मिनेशन पे हमने एक्सेस बंद किया कि नहीं, जो भी एक्सेस दिए गए हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं। कोई जेनरिक आईडी डी होगी, सेंसिटिव जेनरिक आईडी मालूम है, एक कॉमन आईडी जो सब एक्सेस कर सकता है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग होना चाहिए क्या, इसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर है क्या। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक्सेस, डेटाबेस का भी एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। तो भाई साहब एकदम इजी आंसर है। सबसे पहले जब नया एम्प्लॉय आया उसको एक्सेस कैसे दे रहे हो वो देखो, जो एम्प्लॉय छोड़ के गया उसका एक्सेस कैसे निकाल रहे हो वो देखो, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी है उसको मॉनिटर करो, कोई एम्प्लॉय को जेनरिक आईडी दिया है उसको एक्सेस करो, एंड पॉलिसी प्रोसीजर क्या है उसके लिए देखो, और ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस का भी एक्सेस कंट्रोल रखिए। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेटा सेंटर। डेटा सेंटर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, रिस्टोरेशन टेस्टिंग होनी चाहिए। लॉजिक सिंपल है, पॉलिसी प्रोसीजर रखिए, डेटा सेंटर जहां पर डेटा रखा हुआ है, पॉलिसी प्रोसीजर रखिए, बैकअप रखिए, रिस्टोरेशन रखिए, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड मोर इंपॉर्टेंट, फेलियर इन जॉब बैड जॉब, यानी मैंने आपको बताया था डेटा सेंटर में क्या होता है, बैकअप होता है। बैकअप अगर
अगर बैच में हो रहा होगा, बैच मतलब डेली बैकअप हो रहा है सपोज, और डेली में बैकअप जब हो रहा है तो देख लीजिए पूरा बैकअप हुआ कि नहीं हुआ, मालूम पड़ा बैकअप हुआ बीच में अटक गया, ऐसा ना हो जाए मालिक। दैट्स इट, ये पॉइंट आता है आपके लिए डेटा सेंटर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल में सर पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए, एनवायरमेंट आपका डिफाइन होना चाहिए मालिक, एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट जरूरी है। चेंज कंट्रोल में मैं वापस बोल रहा हूं, एनवायरमेंट सेग्रीगेट होना चाहिए आपका, कौन सा एनवायरमेंट सेग्रीगेट होना चाहिए, प्रोडक्शन एनवायरमेंट, टेस्ट एनवायरमेंट, ये सेग्रीगेट होना चाहिए ताकि चेंज करते हो दिक्कत ना आए। तीसरा पॉइंट, चेंज को ट्रैक रखिए, भाई माइग्रेट करिए, प्रोडक्शन एनवायरमेंट में डालिए, इमरजेंसी चेंजेस डालने के बाद अप्रूवल ले लीजिए, एनएसओडी रखिए चेंज में, कौन चेंज कर रहा है, कौन चेंज अप्रूवल कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज समथिंग व्हिच इज योर थर्ड, मतलब जो आपका अगला एरिया, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरमेंट। यहां पर मैंने खत्म किया। तो अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरमेंट स्टेप्स मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। इंक्लूड्स यानी फैक्टर्स क्या क्या थे आपको याद हो गए, फैक्टर्स वाले पॉइंट। एरियाज मैंने बताया 5 एरिया से, रिस्क मैंने 8 रिस्क को आपको डिफाइन किया, डिपेंडेंसी पार्ट, डिपेंडेंसी बताई, रिस्पांस कैसे करना है आईटी जनरल कंट्रोल से। आईटी जनरल कंट्रोल में कितने रिस्पांस है, 3 रिस्पांस है, एक्सेस कंट्रोल है, बैकअप मतलब डेटा सेंटर है, और उसके बाद चेंज कंट्रोल, और उसके अपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स अपने डिस्कस किए, वो याद रखने जरूरी है। इसके बाद आता है आपका साइबर रिस्क वाला पोर्शन, ये टेक्निकल पोर्शन है, पूरा कंप्लीटली नया है। साइबर रिस्क वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, साइबर अटैक कितने प्रकार के हैं आपको ये ध्यान में रखने होंगे, मैलवेयर वाले आंसर। सेकंड पॉइंट, ये साइबर रिस्क कैलकुलेट करते वक्त स्टेजेस क्या होते हैं। तीसरा, इसके फ्रेमवर्क क्या होते हैं। चौथा, इसके कंट्रोल कंसीडरेशंस क्या होंगे। एंड लास्ट पॉइंट, रिमोट ऑडिट किया जाता है। अब रिमोट ऑडिट साइबर रिस्क के साथ में रखा है मैंने, क्योंकि एक अलग से पैराग्राफ नहीं बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है, रीजन सिंपल है, बट रिमोट ऑडिट एक अलग से कॉन्सेप्ट है, साइबर रिस्क के साथ में एसोसिएट कुछ नहीं है। रिमोट ऑडिट ओके, टेक्निकली आप इसके सेपरेट कॉन्सेप्ट भी डील कर सकते हैं। तो साइबर रिस्क की बात करें तो कितने क्वेश्चन है, साइबर अटैक कितने प्रकार के, स्टेजेस क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, कंट्रोल क्या है। तो लेट डिस्कस चारों के चारों क्वेश्चन तोड़ इंडिविजुअली। तो सबसे पहले सर साइबर अटैक कितने प्रकार के, साइबर रिस्क कितने प्रकार के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां ध्यान रख लेते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, साइबर रिस्क है। अगर आप टेक्स्ट बुक ले रहे हो, टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। साइबर रिस्क मतलब क्या होगा, मैं डेफिनेशन के ऊपर भी एम्फेसाइज करता हूं। साइबर रिस्क मतलब आप एक एक्सेस कर रहे हो सर, किसमें, कंप्यूटर में, सिस्टम में, नेटवर्क में। आपका इंटेंशन क्या है, उस कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को क्या करना है, डैमेज करना है, स्टील करना है, एक्सपोज करना है, अल्टर करना है, डिजास्टर डिसेबल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ये आपका इंटेंशन है, इसको बोलते हैं साइबर रिस्क। साइबर रिस्क के 5 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइबर अटैक आर देयर। साइबर अटैक अगर आप देखोगे तो आपके लिए 8 तरह के साइबर अटैक है सर। कौन से? पहला है मालवेयर, दूसरा है डिनायल ऑफ सर्विस, तीसरा है फिशिंग, चौथा है स्पूफिंग, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, इनसाइडर अटैक, डीएनएस टनलिंग एंड आईओटी थ्रेट्स। ओके, मैं आपको बता दूं सर, ये ऑल टुगेदर ये चैप्टर आपके लिए 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क तक, मिनिमम 3 मार्क का आएगा, मैक्सिमम 6 मार्क तक आ सकता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज इस तरह से दिया हुआ है। तो आपके लिए टेक्निकली ये चैप्टर तोड़ इंपॉर्टेंट है, उसमें से तोड़ इंपॉर्टेंट की कैटेगरी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्क्रीन पे जा रहा है, ये टाइप्स ऑफ अटैक्स है। टाइप्स ऑफ अटैक्स में आपका पहला पॉइंट है मालवेयर। मालवेयर होता क्या है सर, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम होता है या तो कोड होता है, और आपके सिस्टम में डाला जाता है। इंटेंट क्या है वो आपके सिस्टम में डालने का, आपके कंप्यूटर को खराब करना है, हार्डवेयर को, नेटवर्क को खराब करना है, या सर्वर को खराब करना है, उसको हार्म करना है। ये तीनों में से किसी ना किसी चीज को हार्म करना है, इसको बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर का कॉन्सेप्ट है, यानी आपके सिस्टम में एक प्रोग्राम रिसाइड कर रहा है। उसमें पहला पॉइंट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब मैं क्या करूंगा, आपके डेटा को मैं आपके सिस्टम में रिसाइड करूंगा, आपके डेटा को मैं एन्क्रिप्ट कर दूंगा और आपको बोलूंगा मेरे को 1 करोड़ रुपए दीजिए बिटकॉइन में, तो ही मैं आपको डिक्रिप्शन की दूंगा जिससे आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे। फाइललेस मालवेयर, ओके, एक ऐसा मालवेयर होगा जो आपके सिस्टम में रिसाइड करेगा और ये फाइललेस होगा, ये आपको आइडेंटिफाई होगा ही नहीं, और ये आपका सारा डेटा कॉपी करते रहेगा, आपका डेटा का डेटा इंफॉर्मेशन बाहर वाले को शेयर करेगा। ट्रोजन, ओके, ये सिस्टम में रिसाइड कर लेता है, और ये ट्रोजन होने के बाद शायद आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स वाली एक्टिविटी, ओके, ये आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है, आपके सिस्टम को डिनाइल कर सकता है, आपके सिस्टम को एक्सेस बंद करवा सकता है। मोबाइल मालवेयर, ये सब मोबाइल के लिए बना रहता है। वैसे मैं टेक्निकली बता दूं, एक मालवेयर एक आपका इसमें कोड डाला जाता है, पर क्वेश्चन आता है ये कोड आता कहां से है। ये कोड आता है आपके तीसरे पार्ट से, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। बिना फिशिंग के मालवेयर ने इजीली नहीं आता हमारे को। तो अगर आपके सिस्टम में मैलवेयर आता है तो उसका कॉन्सेप्ट है फिशिंग वाला कॉन्सेप्ट। ओके, ये होता है मैलवेयर की कहानी। मैलवेयर होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिशिंग। फिशिंग के पहले आता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब आप इतने सारे रिक्वेस्ट मेरे को भेज दे रहे हो ताकि मैं नॉर्मल काम कर नहीं पा रहा हूं। एग्जांपल, मैं अभी रिवीजन लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, ये क्वेरी पूछ रहे हो, मैं आपकी क्वेरी को आंसर देते जा रहा हूं। मां कसम साला क्वेरी इतनी सारी आ गई कि मैं एक्चुअली जो मेरा मेन काम है वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा अटैक है जिसकी वजह से पैसों का नुकसान नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा टाइम जाएगा, मेरा कॉस्ट एज सच डायरेक्टली नहीं जाएगा, लेकिन टाइम, ओके, ये परफॉर्मेंस, ये इंपैक्ट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग मतलब ऑल टुगेदर आप समझ रहे हो मछली पकड़ना, पर मछली पकड़ना वो मछली पकड़ना नहीं है, यहां पर ट्रैप करना, सामने वाले पर्सन से एक इंफॉर्मेशन निकालना। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकालना। सर कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है? ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, और यहां पर एक विक्टिम से अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। सर फिशिंग में कितने प्रकार के फिशिंग है? 4 प्रकार के फिशिंग है। सबसे पहला खुद फिशिंग है। फिशिंग मतलब आपसे इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन निकाली, इसको बोलते हैं स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग मतलब ऑल टुगेदर मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूं एक पर्सन से, और पर्सन से इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल रहा हूं, मेरे पास एक टेक्निक होती है, मैं बताता हूं, मैं ट्रस्टेड एंटिटी हूं, मुझ पर ट्रस्ट कर, और मैं तेरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूं। तो तेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकालना, तेरे पासवर्ड्स निकालना, तेरे यूजर आईडीज निकालना, ये सब करना, दैट इज कॉल्ड स्पेयर फिशिंग। सेकंड, वेलिंग वाला कॉन्सेप्ट। वेल बड़ी मछली होती है समुद्र में बड़ी मछली मतलब सीनियर एम्प्लॉय, जो सीनियर एम्प्लॉइज है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना। ओके, दैट इज नथिंग बट वेलिंग। वेलिंग फिशिंग का एक प्रकार है। बस इसमें वेलिंग में क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग, दोस्त करके टॉप मैनेजमेंट पे विश्वास रखता है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता है। अगला पॉइंट आता है स्मिशिंग। सिम एसएमएस के थ्रू मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरे ऊपर ये ट्रस्ट कर दिए, मेरी लिंक डाउनलोड करिए, लिंक के थ्रू काम करिए। ओके, आप लिंक फॉलो करते हो, बात खत्म, अल्टीमेटली आपकी ठुक गई। ओके, दैट इज नथिंग बट स्मिशिंग। स्मिशिंग मतलब एसएमएस वाला कॉन्सेप्ट। वैसे स्मिशिंग रियल लाइफ में बहुत अलग है, लेकिन यहां पर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, आपको एसएमएस भेजा जाता है, आपको लगता है ट्रस्टेड पार्टी ने भेजा और उसको आप लिंक एक्सेस करते हो और आपकी लग जाती है। विशिंग मतलब वॉइस के थ्रू मैं सामने वाले को पार्टी को ओके मैं ये करता हूं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूं। यानी विशिंग में क्या होगा, विशिंग में देखा जाए तो ये तो बहुत तोड़ राइम चल रहा है, फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। ओके, बट टेक्निक है विशिंग में क्या होता है, वॉइस नोट के थ्रू मैं सामने वाले को बताता हूं कि अमित तातेड़ बात कर रहा है, जबकि वॉइस किसी और की है, उसने ऐसा ट्रैप किया हुआ है कि वो वॉइस अमित तातेड़ की बता रहा है और आपसे वो इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन विशिंग। तो मेरे ख्याल से तीसरा पॉइंट आपके, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था, मेलवेयर के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कितने प्रकार के मेलवेयर है, फिशिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कितने प्रकार के फिशिंग है, उसी तरह स्पूफिंग होता है। सर स्पूफिंग क्या करना होता है, फॉर्जिंग आईपी एड्रेस। अब ये फॉर्जिंग आईपी एड्रेस में दो चीजें, एक है डीएनएस और एक है ईमेल। तो यानी स्पूफिंग के भी कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक डीएनएस स्पूफिंग है, एक ईमेल स्पूफिंग है। सर डीएनएस स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग का डिफरेंस क्या है? डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर। ओके, डोमेन नेम को आप स्पूफ किया जाता है, www.ici.org। इसको अगर कुछ मॉडिफाई कर दिया, 19-20 किया, एकदम थोड़ा सा हार्डली कुछ डिटेक्ट होगा, वो करके मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जो फर्जी वेबसाइट होगी, ici.org आप समझ के उस पर आप एक्सेस करोगे, दैट इज कॉल्ड डीएनएस स्पूफिंग। और एक होता है ईमेल स्पूफिंग। ओके, मैं अमित तातेड़ का कुछ ईमेल बना देता हूं और आपको बताता हूं कि मैं अमित तातेड़ हूं, लेकिन एक्चुअली अमित तातेड़ नहीं है, इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ये स्पूफिंग वाले कॉन्सेप्ट है। आप याद रखना, स्पूफिंग से फिशिंग किया जाता है। फिशिंग से यानी मैं क्या करता हूं, मैं स्पूफ करता हूं, स्पूफ करके मैं सामने वाले को बोलता हूं मैं ट्रस्टेड हूं, और ट्रस्टेड करके मैं उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालता हूं फिशिंग के थ्रू फिर मैं मेलवेयर छोड़ता हूं तेरे ऊपर। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स विद रिस्पेक्ट टू अ साइबर अटैक। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। एग्जांपल, आप एक ईमेल आईडी, मेरे ईमेल आईडी है, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है, उसको चुरा लेते हो और उसके बाद किसी और को आप अमित तातेड़ करके इंटरैक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। मैं आपको बता दूं, स्पूफिंग में भी आप अमित तातेड़ बन रहे हो, लेकिन आप बन रहे हो यहां पर है, आप मेरे आईडीज चुरा रहे हो। ओके, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। इनसाइडर अटैक, मालिक अपने पास इनसाइडर, पारस, प्रेम, हुली, ये तीनों जन अपने पास इनसाइडर है। ओके, मेरे को बताओ कौन मेरे लिए ज्यादा डैमेजिंग होगा, बाहर वाला या अंदर वाला? ये तीनों अंदर वाले, क्योंकि इनको इन एंड आउट पूरी पता है। तो अगर इनको बैंड बजानी है तो भाई साहब ये लोग भी बैंड बजा सकते हैं, इनसाइडर अटैक कर सकते हैं। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आता है डीएनएस टनलिंग। डीएनएस टनलिंग इज बेसिकली लाइक यूजिंग एक टनल क्रिएट किया जाता है वीपीएन के थ्रू। और वीपीएन के थ्रू कैसा कॉन्सेप्ट होता है, वीपीएन के थ्रू ऐसा होता है, जब मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूं तो सारी इंफॉर्मेशन आपसे निकाल, मतलब एक आप ट्रस्टेड पार्टी समझते हो और आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हो क्योंकि टनल में रहता है। और हैकर से अपन ये टनलिंग यूज इसलिए करते हैं ताकि अपन हैकर से बच सके, लेकिन सामने वाले को ओके वीपीएन की वजह से क्या होता है, मेरा आईपी एड्रेस किसी और को एलोकेट होता है और वो इंटरैक्ट करता है और वो सामने वाला इसलिए शेयर करता है कि उसको लगता है कि भाई अमित तातेड़ शेयर कर रहा है। ओके, ये टेक्निक होती है डीएनएस टनलिंग की। एंड आईओटी थ्रेट्स, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसके थ्रेट्स ऐसे है कि डिवाइस चोरी हो सकता है। एग्जांपल है कैमरा वगैरह, अगर डिवाइस चोरी हो गया, ये काम खत्म हो गया, मतलब सबसे बड़ा डैमेजिंग पॉइंट होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। ये सबसे नया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा डिटेल बताया, आपको समझा भी दिया। मेरे ख्याल से होपफुली आपको नेक्स्ट लास्ट 5-7 मिनट में जो समझाया है ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। ये होने के बाद अपन गए अगले सवाल पे, दैट इज कॉल्ड स्टेजेस इन्वॉल्वड इन साइबर अटैक। सर कितने स्टेजेस इन्वॉल्वड है साइबर अटैक में? सबसे पहले अपन एसेस करेंगे, दूसरा इंपैक्ट देखेंगे, तीसरा मैनेज करेंगे। आपको 3 स्टेजेस याद रखना है, एसेस करो, इंपैक्ट देखो, मैनेज करो। एसेस करते हो अपन क्या देखेंगे, थ्रेट्स पता करेंगे। अगर आपको थ्रेट्स पता नहीं चल रहे तो आप एक जनरल थ्रेट्स पता कर लीजिए। जनरल थ्रेट्स क्या होता है, रैनसमवेयर होगा, फिशिंग होगा, इनसाइडर अटैक हो सकते हैं आपके ऊपर। उसके बाद इंपैक्ट देखिए, सर इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है? आंसर इज फाइन एंड पेनल्टी लग सकती है, रेगुलेटरी कॉस्ट हो सकता है, बिजनेस इंटरप्शन हो सकता है, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जा सकती है, सर मेरा प्राइवेसी जो मुझे रखना था क्लाइंट का डेटा वो जा सकता है, इंसिडेंट रिस्पांस यानी मेरे को इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो कास्ट आएगा वो कास्ट आ सकता है, मेरा डेटा लॉस हो सकता है, सर रैनसमवेयर हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, यानी मेरे को रैनसम देना पड़ सकता है। ये 8 एक पॉइंट है जो इंपैक्ट है, ये आपको तोड़ रखने चाहिए। सर इंपैक्ट कौन से वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मुझे फाइन्स एंड पेनल्टी लग सकती है, सेकंड रेगुलेटरी कॉस्ट लग सकता है, तीसरा बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है, चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी जा सकती है, पांचवा प्राइवेसी की ढुक सकती है, इंसिडेंट रिस्पांस के लिए मुझे कॉस्ट आ सकता है, डेटा जा सकता है, रैनसमवेयर मुझे पे
करना पड़ सकता है। इसको मैनेज करने के लिए मेरे को अप्रोच कैसा होना चाहिए, मुझे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम डालना चाहिए, मुझे अलाइन करना चाहिए मेरे बिजनेस के हिसाब से, एंड जो अगर नहीं कर पा रहा हो तो रिस्क को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करिए, ओके, साइबर सिक्योरिटी समझिए, आपका प्रोग्राम करंटली क्या चल रहा है वो समझिए, उसके बाद अलाइन करिए और उसके बाद एक्सेप्ट करिए जो बची हुई रिस्क है। ओके, तो ये हुआ स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। अगर स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क आया तो ये 3 आंसर आपके लिए रहेंगे, उसमें से इंपैक्ट अपनी औकात में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन स्टेजेस के साथ में और एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, और इसके लिए आपको टोटल 5 स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। अगर सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेजेस एंड फ्रेमवर्क? स्टेजेस मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज है जहां पर अपन को कैसे स्टेप करना है, और फ्रेमवर्क मतलब वो अगर स्टेप्स कर भी दिए उसके बाद भी अपने ऊपर अटैक हो सकता है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे। तो सर सबसे पहले फ्रेमवर्क में क्या क्या दिया हुआ है, ये लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई करिए रिस्क, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करिए, अगर प्रोटेक्ट करने के बाद भी कुछ इशू आ सकते हैं ना, ओके, प्रोटेक्ट करने के बाद इशू जो आएंगे उसको डिटेक्ट करिए, डिटेक्ट करने के बाद क्या करिए, रिस्पॉन्ड करिए और रिकवर करिए। ये मैं चारों 5 पॉइंट को समझा देता हूं मालिक फटाफट। सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क करिए, ओके, रिस्क को आइडेंटिफाई करिए। सेकंड उसको प्रोटेक्ट करिए, प्रोटेक्ट कर लेंगे, प्रोटेक्ट करने के बाद भी अगर रिस्क बचा नहीं सके उसको डिटेक्ट करिए। डिटेक्ट करने के बाद आपने को मालूम पड़ा मां कसम इधर फ्रॉड हुआ है, तो पता करिए क्या उस फ्रॉड से बचने के लिए अपन जो कंट्रोल डालेंगे क्या वो वायबल है क्या हमारे लिए, अगर वो वायबल है तो रिकवर करने के लिए कंट्रोल डालिए। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। भारत माता की जय, जय पा क्या मालिक। ओके, इस तरह से आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट है। तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क, आइडेंटिफाई रिस्क करते हो क्या क्या करना है। ओके, मैंने आपको बताया हुआ है, ये 5 पॉइंटर फॉर्म में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन आपको मॉड्यूल में या बुक में आपको पैराग्राफ फॉर्म में होगा। सबसे पहले मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, एसेट को मैनेज करना है, क्लासिफाई करना है एसेट। अगर एसेट क्लासिफाई नहीं किया तो आप यार जो पब्लिक बेस्ड एसेट है जो दुनिया के लिए एक्सेसिबल है, साला उसको मैं एक्सेस दे, उसको प्रोटेक्शन डाल रहा हूं जिसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। ओके, गवर्नेंस मेरे को ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी ध्यान रखनी है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ध्यान रखना है, जिसमें सीआईओ सीटीओ कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। प्रोटेक्ट करना सर, प्रोटेक्ट किसे करना है, अनऑथराइज से करना है, ट्रेनिंग देनी है लोगों को, डिटेल सिक्योरिटी डालनी है, पॉलिसी प्रोसेस होनी चाहिए मेरे पास। डिटेक्ट करना है, मैं वापस बोल रहा हूं, ये कोई भी पॉइंटर फॉर्म में नहीं है, एक थियरी है, थियरी को मैंने पॉइंटर में डाला हुआ है। डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करते वक्त मेरे को ध्यान रखना है कि कंट्रोल क्या डाले हुए थे, उस रिव्यू करना है, और रिव्यू करते वक्त मुझे सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या हुए, इंसिडेंट क्या हुए ये देखने हैं, एनोमलीज थी क्या, ओके, फायरवॉल लॉग्स में कुछ चेंजेस आए क्या, ओके, मॉनिटरिंग प्रोसीजर पे फोकस करना है। एंड अल्टीमेटली अगर ये सब करने के बाद मैं चेक करूंगा इसको रिस्पांस क्या करना है। एग्जांपल, ब्रीच हुए हैं, ब्रीच को रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्चा डालूंगा क्या खर्चा परवड़ता है क्या, ओके, क्योंकि इसकी वजह से लिटिगेशन हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, रेगुलेटरी पॉइंट होगा, रेमिडिएशन करने के लिए कुछ होगा, ओके, क्या वो परवड़ता है, क्या परवड़ता है तो डालिए, एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए अगर परवड़ता है तो। यानी रिस्पॉन्ड में अपन क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड में अपन देखते हैं जो डिटेक्ट हुआ है उसको अपन ने रिकवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ में आया? टेक्निकली वर्ड से कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये पॉइंट देखा जाता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन इन साइबर रिस्क। सर कितने कंट्रोल कंसिडरेशन है? 3 कंट्रोल कंसिडरेशन है, यानी साइबर रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 जगह इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला, वेंडर जो एक्सेस दे रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल क्या होगा, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर उस पर कंट्रोल क्या होगा, और पैच मैनेजमेंट के रिलेटेड कंट्रोल क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये तीनों इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क एक पूरा भी आ सकता है, लेकिन तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं। अगर वेंडर की बात करते हैं तो वेंडर के लिए आपको देखना पड़ेगा हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग ए चेंजेस, वेंडर मास्टर डेटा में चेंजेस कौन कर सकता है। सेकंड, वेंडर के कम्युनिकेशन चैनल्स क्या क्या है हमारे साथ। तीसरा, कौन सी सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। चौथा पॉइंट, क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है वेंडर के एक्सेस करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या सीन होगा मालिक, ओके, हु आर द पर्सन रिस्पांसिबल, जो भी पर्सन रिस्पांसिबल है क्या उनको ट्रेन किया गया है। ओके, सेकंड पॉइंट, ऑथेंटिकेशन बराबर कर रहे हैं क्या सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं, कौन सी सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ईएफटी के लिए। याद रखना ये जो मैं कंट्रोल कंसिडरेशन बता रहा हूं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल डालने चाहिए, ऑडिटर इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ये सारे सवाल पूछता है और उसके हिसाब से कंट्रोल डालता है, और मैनेजमेंट भी ये सवाल पूछता है और कंट्रोल डालता है। उसी तरह पैच मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें, क्या हमारे पास ऐसे प्रोग्राम है जो पैच मैनेजमेंट का प्रोग्राम है क्या, यानी पैच मैनेज कर रहे हैं क्या, यानी कुछ बग्स या एरर्स आ गया क्या उसके लिए पैच अवेलेबल है क्या। सेकंड, क्या हम स्कैन करते हैं, सर कौन सा स्कैन होता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या हमारी टुकेगी, कहां पर प्रॉब्लम आएगा। एंड तीसरा पॉइंट, ओके, क्या बाहर से अगर आप सॉफ्टवेयर लिया हुआ क्या हमें पैच के बारे में नोटिफाई करता है क्या एक्सटर्नल वेंडर, ये होता है साइबर रिस्क के लिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है साइबर रिस्क के इसमें जो आता है रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, थोड़ी इजी है। रिमोट ऑडिट मतलब एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी मैं ऑडिट जो कर रहा हूं मैं कहीं और बैठ रहा हूं और मेरा क्लाइंट कहीं और है और मैं आईटी की मदद से ऑडिट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट के लिए पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर द कंसीडरेशंस टू बी टेकन केयर व्हाइल डूइंग द रिमोट ऑडिट। तो 3 कंसीडरेशन याद रखिए, प्लानिंग करना है आपको और फिजिबिलिटी देखना है, आपको प्लानिंग करना है, फिजिबिलिटी पता करना है कि भाई ये फिजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट, ओके, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी एंश्योर करनी है, आपको सिक्योरिटी एंश्योर करनी है, आपको प्रोटेक्शन एंश्योर करना है। ये जो भी डेटा एक्सचेंज होगा ये प्लेटफॉर्म पे, एग्जांपल अपन जूम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जूम पे जो इंटरेक्शन कर रहे हैं क्या डेटा शेयर किया जाएगा, ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, डेटा सिक्योर्ड होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रिस्क असेस करना चाहिए। भाई जब भी आप
आप रिमोट ऑडिट करो उसके हिसाब से रिस्क है क्या। अगर यहाँ पर रिस्क है तो रिमोट ऑडिट सुटेबल नहीं होगा, रिस्क नहीं है तो रिमोट ऑडिट आप फीजिबल हो सकता है। ये पॉइंट आपके लिए आता है रिमोट ऑडिट का। मेरे ख्याल से रिमोट ऑडिट का लॉजिक आपको समझा होगा। रिमोट ऑडिट के लिए एक ही सवाल, पहला सवाल है कंसिडरेशन क्या है। यानी अगर मैं रिमोट ऑडिट के लिए जा रहा हूं, रिमोट ऑडिट मतलब मेरा क्लाइंट कहीं और बैठा है, मैं यहां पर बैठा हूं और यहां से मैं इंटरनेट की मदद से मैं वो ऑडिट कर रहा हूं, उनसे डॉक्यूमेंट मंगा रहा हूं, उनसे रिस्क असेस कर रहा हूं, सब वर्चुअली अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये रिमोट ऑडिट है। ये ऑडिट का फायदा क्या है सर? टाइम कॉस्ट बच जाता है, कंफर्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, घर पे बैठ के, घर पे मतलब ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है मालिक। फर्स्ट एंड एविडेंस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, एक्सपर्ट का एक्सेस अवेलेबल होगा जो ग्लोबल एक्सपर्ट है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है? वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू आ जाएगा, कल्चर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। कल्चर का मतलब यानी एग्जांपल यहां पर पूरा कल्चर कैसा ऑर्गेनाइजिंग है वो मालूम नहीं पड़ेगा, जो एविडेंस दिया जा रहा है उस पर आप कल्चर के बारे में सोच रहे हो। एक्सेस टू सेंसिटिव सिस्टम आपका रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आप बोल रहे हो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन एक्सेस ही नहीं दिया गया तो क्या करोगे? और कल्चरल डिफरेंस आ सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट को बुलाओगे, आप ग्लोबल एक्सपर्ट को एक्सेस करोगे तो उनके ऑडिट करने के तरीके, अपने ऑडिट करने के तरीके दिक्कत आ सकती है। ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है रिमोट ऑडिट में। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली देखा जाए तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स मैंने अलग से रखा है क्योंकि एलडीआर कॉन्सेप्ट है। डेटा एनालिटिक्स में आपको देखोगे तो आपका इंटरमीडिएट में जो ईआईएस पढ़ चुके हैं उनके लिए डेटा एनालिटिक्स का पोर्शन आपके ऑलरेडी कवर था सिलेबस में। डेटा एनालिटिक्स में आपको क्या करना है? ओके, डेटा एनालिटिक्स में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जहां पर ओके जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो जनरेट की जाती है फ्रॉम रॉ सिस्टम। रॉ डेटा लिया जाता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है और उसकी वजह से हमको इन्फॉर्म डिसीजन करने में मिलता है। डेटा एनालिटिक्स हमको किसमें मदद करता है? तो तीन चीजों में मदद करता है। सबसे पहले पैटर्न मुझे बताता है, मुझे एनोमलीज आइडेंटिफाई कर देता है और मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डेटा एनालिटिक्स के लिए कैट अवेलेबल है। कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स काय के लिए मदद करते हैं? वापस 8 की जोड़ी है, 2 2 2 2 का कॉन्सेप्ट देखो। ई पहला पॉइंट, एक्सेप्शन ढूंढने में मदद करता है, एरर ढूंढने में मदद करता है। उसके बाद मुझे कैलकुलेशन करने में वेरीफाई करता है, रिकॉर्ड्स देखने में मुझे वेरीफाई करता है। तो पहला पॉइंट एक्सेप्शन और एरर करे इसमें मदद करेगा, कैलकुलेशन और रिकॉर्ड्स की इसमें मदद करेगा। डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं मालूम पड़ेगा, डेटा कंप्लीट है कि नहीं मालूम पड़ेगा, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई डुप्लीकेट पेमेंट्स हुआ है कि नहीं वो मालूम पड़ सकता है और डुप्लीकेट पेमेंट करने के लिए क्या एक्सेस हुआ रहेगा वो मालूम पड़ेगा। ये करके देगा मेरा कैट टूल। कैट टूल जो भी होंगे मुझे ये काम करके देंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आया डेटा एनालिटिक्स किसमें मदद करता है, ये 3, और कैट टूल किसमें मदद करता है, ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग सेपरेट है। एंड इसके बाद और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो आपको 4 सॉफ्टवेयर के नाम याद रखने हैं। एक है ACL, दैट इज कॉल्ड ऑडिट कमांड लैंग्वेज। दूसरा है अल्ट्रिक्स, अल्ट्रिक्स के साथ आएगा पावर BI। एंड लास्ट पॉइंट है केसवेयर। ये 4 सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है और आपको इंडिविजुअल आइटम में क्या करता है। तो डेटा एनालिटिक्स का ACL क्या करता है? आपको एक्सट्रैक्शन करके देता है, एनालिसिस करके देता है और अल्टीमेटली आपको फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन प्रोग्राम में मदद करता है और DIC ढूंढने में मदद करता है। अल्ट्रिक्स जो है ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये सारा फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है और मुझे कंट्रोल ऑडिट ट्रेल देता है। ऑडिट ट्रेल मतलब पूरा वर्कफ्लो समझ में आता है, जिसकी वजह से मेरे को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। मुझे ऑडिट ट्रेल के बेसिस पे पता कर लूंगा कौन एक्सेस कर रहा है, कौन एक्सेस नहीं कर रहा है। पावर BI ओके, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुझे एग्रीगेट डेटा करके देता है। एग्रीगेट डेटा मतलब डैशबोर्ड देता है, समरी डेटा देता है। एंड केसवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट भी यूज कर सकती है, जो ऑल टुगेदर एनालिटिक्स के लिए काम करता है। ये प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये केसवेयर करता है। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको समझनी है और इसके बाद इंटरप्रिटेशन है। टेक्निकली इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। IoT है, AI है, ब्लॉकचेन है, NFT है एंड RPA है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है। यहां पर ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट होते हैं और सारा डेटा इंटरनेट से मिल जाता है। तो इसके अपने खुद के कंसिडरेशन है और रिस्क है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आर्टिफिशियल मतलब जो आप ह्यूमन काम करता है वो ऑल टुगेदर सॉफ्टवेयर काम कर लेता है और इसके लिए ऑडिट में मदद मिलती है। ब्लॉकचेन वाला कॉन्सेप्ट जहां पर आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्लॉकचेन मतलब अगर आप देखोगे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय मतलब उसके अंदर क्या लगाया जाता है, हैश लगाया जाता है और हैश के साथ एक एल्गोरिथम रन होता है। तो अगले हैश में अगर कुछ चेंज हुआ तो ब्लॉकचेन में अपडेट रहेगा। ओके, NFT नॉन फ्यूजिबल टोकन्स। अब ये एक फोटो है, अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वो फोटो के अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर लगाया गया है। वो डिजिटल सिग्नेचर नॉन फ्यूजिबल, फ्यूजिबल मतलब अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। नॉन फ्यूजिबल टोकन्स एक ऐसे टोकन्स होते हैं जो एक्सचेंज नहीं किए जाते, लेकिन उसका डिजिटल सिग्नेचर है वो एक्सचेंज किया जाता है। तो इमेजेस जो है एग्जांपल जो दुनिया में अवेलेबल होंगे, अपन इंस्टाग्राम पे शेयर करे होंगे, लेकिन उसका कोई तो ओनर होगा, उस ओनर का एक डिजिटल सिग्नेचर होगा। वो डिजिटल सिग्नेचर कॉस्टली होता है, वो नॉन फ्यूजिबल टोकन्स होता है। और RPA कॉन्सेप्ट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जहां पर अगर आप देखोगे ERP आता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जहां पर RPA काम करता है। और इसके अलावा एक ऑल टुगेदर ये टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपको 2 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ओके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज करते वक्त, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ऑडिट करते वक्त अगर आप ऑडिटिंग डिजिटल कर रहे हो तो कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखोगे? तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको टेक्नोलॉजी की, रिस्क क्या है वो पता करना है और अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। ओके, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे हम। आप ऐसा बोल दिए तो आप गायब हो जाओगे, मार्केट से गायब हो जाओगे, आपका काम कोई और लेके चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। एंड इसके स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा स्केप्टिकल रहना है। इसके इंपैक्ट आपको दिखने, डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकते हैं रिस्क असेसमेंट के। उसके बाद और एक इंपैक्ट दिखने होंगे जो आपको
स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मतलब आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आपको काम करना होगा और मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स आपको पता करने पड़ेंगे। ये होने के बाद इसके साथ एक नेक्स्ट जेन ऑडिट दिया हुआ है जिसको आपको खाली रीड करके करना है। नेक्स्ट जेन ऑडिट में अगर आप देखोगे, इसके अंदर स्क्रीन पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन नेक्स्ट जेन ऑडिट में क्या दिया हुआ है, 4 चीजें दी हुई है। ड्रोन की वजह से ऑडिट कर सकते हो आप, ओके, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मेटावर्स, इसके बारे में। लेकिन मेक श्योर नेक्स्ट जेन ऑडिट आप जो समझ रहे हो, एक पोर्शन रीड करने वाला पोर्शन है, इजी पोर्शन है, लेकिन आप जो समझ रहे हो, ओके, एग्जांपल ड्रोन की वजह से अपन इन्वेंटरी काउंटिंग कर सकते हैं आज के डेट में। सेकंड सिनेरियो वर्चुअल रियलिटी, यानी भाई अपन वो स्पेक्स लगा के अपन रियल लाइफ में है, ओके, लेकिन अपन वर्चुअली उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये वर्चुअल लाइफ भी गायब हो जाएगी, ओके, और उसके अंदर ऑगमेंटेशन आ जाएगा। ऑगमेंटेशन मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड आ जाएगा ऑल टुगेदर। एंड भाई साहब, ओके, मेटावर्स एक ऐसा वर्स है, एक ऐसी दुनिया है जो आप और मैं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कुछ सालों बाद, ओके। तो ये बोला हुआ है नेक्स्ट जेन ऑडिट, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, यानी अपने को ऑडिट नहीं करना है, आगे वाली जनरेशन क्या ऑडिट करेगी ये तुमको समझाया हुआ है। भारत माता की जय। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, ओके, इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए गए हैं या करने वाले हैं, तो आप जरूर देखना। और मालिक, मेरे ख्याल से ये रिवीजन लेक्चर आपको काम आ रहे हैं, तो रिवीजन लेक्चर काम आ रहे हैं तो प्लीज मालिक ये कंटेंट को लाइक करिए, ओके भाई साहब, अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसके, मतलब अगर किसी को लेक्चर चाहिए, ओके, जो सीए फाइनल ऑडिट के लेक्चर है, फुल कोर्स अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल है, ओके, इवन तोड़ रिवीजन कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बैच भी अवेलेबल है, जो कमिंग नेक्स्ट वीक में चालू होगा इंग्लिश में, और इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन में जो आपके मिड मार्च में चालू होगा। एंड अल्टीमेटली क्रैश कोर्स भी रहेगा अप्रैल में। मालिक आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अगर ये देखने कौन से ऑप्शन अवेलेबल है तो आप www.atacademy.co.in पे जा सकते हो, ये वेबसाइट देख सकते हो, या 9820568915 इसके ऊपर जाके आप कॉल कर सकते हो और देख सकते हो। आप पता करिए कौन से अवेलेबल है, आपको तोड़ मिल जाएगी। इवन अगर आपको एक समरी बुक चाहिए, ओके, जो कि ऑल टुगेदर क्रैश कोर्स के लिए काम आएगी, टीआरबी, वो भी कमिंग वीक से अवेलेबल हो जाएगी सेल के लिए मालिक। तो तोड़ मालिक, और होपफुली ये रिवीजन लेक्चर आ रहे हैं तो मालिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और एक टेलीग्राम चैनल भूलिए मत, क्योंकि ये जो नोट्स है, जो रिवीजन के नोट्स आएंगे, जो टेक्स्ट बुक के नोट्स आएंगे, क्वेश्चन बैंक के नोट्स आएंगे, वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जा रहे हैं मालिक। तो तोड़ मालिक, ओके, तो रिवीजन तोड़ कर रहे हैं मालिक। भारत माता की जय मालिक।